हे- हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम आपको प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एक भी टॉपिक मिस ना कीजिए। अर्थात मतलब आप जो है वीडियो को स्किप ना कीजिए, वरना आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। शुरू से लेके एंड तक आपको एक एक पॉइंट समझना है। अगर कोई भी मतलब टॉपिक समझ में ना आए तो उस वीडियो को दोबारा वापस रिवर्स करके समझना है। अगर आप ऐसा करके समझते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ अपवर्तनांक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपके लिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं कि जो अपवर्तन है, अपवर्तन से संबंधित मैं इस वीडियो में कुछ फॉर्मूले सिद्ध कराऊंगा। तो वो फॉर्मूले अपवर्तन वाले चैप्टर में, यानी इस जो प्रकाशिकी वाला चैप्टर है 12th क्लास का, इसमें जो छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें उन फॉर्मूलों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और आप उनको अच्छे से कर पाओगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने स्किप किया तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो ये फॉर्मूले सिद्ध किए जाएंगे वो 10th की क्लास में केवल उनको सिद्ध नहीं किया गया है, केवल और केवल सिर्फ वो फॉर्मूले दिए गए हैं, लेकिन 12th क्लास में वो सिद्ध किए गए हैं। तो आप जो 12th क्लास के हैं वो केवल फॉर्मूले के जो बिल्कुल सिद्ध होके जो निकल के आते हैं केवल उनको ही राइट करेंगे, और 12th वाले पूरा जो सिद्ध के पूरे बताए गए हैं उनको देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, आप देख रहे होंगे ऊपर प्रकाश का अपवर्तन। हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी परिभाषा है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अर्थात उस कार्य उस अर्थात उस मार्ग उस अर्थात उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब कोई प्रकाश आता है, मान लीजिए ये दर्पण है, जब कोई प्रकाश किरण आती है और टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और जब कोई प्रकाश किरण आती है और दर्पण से टकराने के बाद और दर्पण के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो हम उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप इस तरह से समझिए अपनी मूल भाषा में। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूं कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी विचलन की घटना को, या परिवर्तित हो जाती है, अपना मार्ग बदल लेती है, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब ये माध्यम क्या है, मैंने भी माध्यम शब्द यूज किया था। माध्यम आपको पता होना चाहिए। माध्यम, मान लीजिए ये कोई कांच है। ये जो माध्यम है, ये एयर है, एयर वायु। तो एक माध्यम ये हो गया और दूसरा ये कांच के अंदर जा रही है, तो ये दूसरा माध्यम मान लिया। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। मैं आपके लिए और बता दूं कि ये जो माध्यम है, दो प्रकार के माध्यम होते हैं। पहला माध्यम हम कह सकते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। दो तरह के माध्यम होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम वो होता है जिसमें किसी भी वस्तु हो, कोई वस्तु हो उसके, या कोई भी चीज हो, उसके जो कण होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं। और विरल माध्यम, जो माध्यम खुला हुआ होता है बिल्कुल दूर, जैसे वायु में जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, वहाँ जो प्रकाश की किरण है आसानी से चल सकती है, आसानी से। और उसमें प्रकाश की जो चाल होती है बहुत तेज होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो जैसे वो किसी कांच या पानी में प्रवेश करती है तो वहाँ जो पार्टिकल्स जो कण होते हैं पास पास होते हैं वायु की अपेक्षा। तो वो कैसा है, सघन माध्यम है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से।
तो वहां प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। तो आगे अब हम प्रकाश के नियमों की बात, जैसे परावर्तन के हमने 2 नियम बताए थे, उसी तरह अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो पहले नियम की हम बात करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन अभी मैंने ऊपर बताया था, तो अब आप अच्छी तरह से समझ गएंगे। एक बार और हम देख लेते हैं थोड़ा जल्दी फास्ट। प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी जैसे ये किरण है, ये एक माध्यम से चली और ये दूसरे माध्यम में प्रवेश की, अपने मार्ग से विचलित हो गई, अर्थात उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। यानी ये जानी तो ऐसे यूं करके चाहिए थी, क्योंकि इसका ये मार्ग ऐसे था, लेकिन ये यूं पहुंच गई, ये यहाँ से इतनी इधर की साइड में खिसक गई, बदल गई, इसने मार्ग बदल दिया। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब हम इसके नियम की बात करते हैं। तो अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी आप फिगर में देखिए, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण। जैसे ये कांच के अंदर पहुंचेगी तो ये कौन सी किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अपवर्तित किरण। और ये कौन सी किरण थी, जो वायु से गुजरती हुई दर्पण पे टकरा रही थी, तो हम इसे आपतित किरण नाम दे रहे थे। लेकिन जैसे ये कांच के अंदर प्रवेश करती है तो ये कौन सी किरण बन जाती है, फिर ये अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ। अच्छा, अपवर्तक पृष्ठ ये जो तल होता है कांच का, जिस पर प्रकाश किरण टकराती है, उसे हम अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अपवर्तक पृष्ठ, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ में आपतन बिंदु। अब अपवर्तक पृष्ठ में एक आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु होता है जिस बिंदु पे टकराने के बाद वो अंदर की तरफ प्रवेश करती है, तो उसी बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। पर खींचा गया अविलंब, पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये अपवर्तक पृष्ठ पर खींचा गया अविलंब हो गया, ये अपवर्तक पृष्ठ पर खींचा गया अविलंब हो गया। तो ये तीनों कहाँ हैं, ये एक ही तल में, यहाँ है, ये तीनों एक ही तल में, एक ही जगह पे, एक ही तल पे, तीनों इस जगह पे मिल रहे हैं, एक ही तल पे है। तो एक ही समतल, तीनों ही एक ही समतल में होते हैं। समतल का मतलब ऐसे, ये बिल्कुल समतल है बिल्कुल, तो तीनों इस बीच वाले बिंदु पे मिल रहे हैं। तो यही पहला नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ में आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब आप पहले नियम को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करके कुछ भी इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट हो पूछ सकते हैं। तो अब हम दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, देखते हैं। किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए, विशेष रंग से मतलब है कि एक ही कलर का प्रकाश होना चाहिए, उसकी तरंग दैर्घ्य एक ही होनी, जैसे नीला, लाल, हरा, कोई भी कलर हो एक ही कलर का। किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या से मतलब साइन बोलते हैं हम इंग्लिश में, आपतन कोण की ज्या, यानी ये जो आपतन कोण है इसकी ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ये जो अपवर्तन कोण है आर, इसकी ज्या का अनुपात नियतांक होता है। यानी इन दोनों का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। तो हम इसे सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण क्या है हमारा आई, तो साइन आई यहाँ लिख लेंगे हम, साइन आई, ये मैंने लिख लिया यहाँ, बटे अब आगे क्या कह रहा है परिभाषा में, तथा अपवर्तन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कौन सा है हमारा आर, तो साइन आर बराबर क्या होता है, अनुपात नियतांक होता है, तो बराबर नियतांक। तो ये कौन सा माध्यम है, पहला माध्यम है ये, और ये कौन सा माध्यम है, ये दूसरा। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, बराबर में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन 1 and 2, यानी इसे ऐसे पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष, जो पीछे 2 लिख रही है दूसरे माध्यम का, एन से हम अपवर्तनांक कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और
अब इस अपवर्तनांक वाले को हम और डिटेल से समझते हैं, इस अपवर्तनांक का क्या मतलब है। तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। वैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ देख सकते हैं हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे। जहाँ 1 and 2 बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी ये जो 1 है ये पहला हो गया पहले माध्यम के सापेक्ष, फिर ये दूसरा वाला दूसरे माध्यम का n क्या बोलते हैं हम अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं। देखते हैं अब अगला टॉपिक हम अपवर्तनांक की बात करते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक देखिए अपवर्तनांक किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। एक बार और देखिए, किसी एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम कोई एक माध्यम होगा उसके सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है दोनों माध्यम में जो प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मान लीजिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष, तो किसके सापेक्ष निकालना है, वायु के सापेक्ष। तो वायु एयर ले लिया हमने, ए फॉर एयर वायु ए, और एन अपवर्तनांक होता है, तो वायु के सापेक्ष, और अपवर्तनांक किसका निकालना है हमें, जल का, जल का अपवर्तनांक, तो वाटर जल, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होता है दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल को हम सीधे डिनोट करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बटे जल में प्रकाश की चाल, क्योंकि वाटर जल में, क्योंकि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर बोल रहा था ना। तो जल में जो प्रकाश की चाल होगी हम उसे करेंगे v चाल हो गया, और यहाँ w वाटर, यानी पानी में प्रकाश की चाल को हम vw से डिनोट करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल, तरंग दैर्ध्य तथा तीव्रता बदल जाती है, और एक जो चीज नहीं बदलती है वो होती है आवृत्ति। ये 1 नंबर में कई बार पूछा गया है 12th क्लास में, तो आप ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अब चाल आप समझ गए होंगे, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता के बारे में और आवृत्ति के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल, तरंग दैर्ध्य तथा तीव्रता तीनों ही बदल जाती हैं। जो चीज नहीं बदलती वो होती है आवृत्ति। अब हम बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक आप समझ गए होंगे, अब हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष अगर कोई माध्यम ले रहे हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ले रहे हैं हम, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, क्योंकि निर्वात के सापेक्ष लेते हैं हम कोई भी अपवर्तनांक तो वही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो अब हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एन डब्लू, यानी एन निर्वात, एन अपवर्तनांक हो गया और डब्लू हो गया जल, यानी जल के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। निर्वात एयर वायु होगी वो हमने लिखी नहीं, निर्वात है वो, तो निर्वात कोई सा ले सकते हैं, जो निर्वात मतलब खुला खुला हुआ जहाँ प्रकाश आसानी से और अपनी तीव्र
यानी जितनी उसकी चाल होती है वो अपनी फल चाल से यानी पूर्ण चाल से चल सके निर्वात। तो NW इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है, हम c से डिनोट करते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल को, वही, और बटे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल हम VW से, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ प्रदर्शित किया था। तो आगे देखते हैं, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा आई होप। अब बात करते हैं हम आपेक्षिक अपवर्तनांक की। आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक समझते हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जब दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अभी हमने जो निरपेक्ष अपवर्तनांक बताया था, अगर हम दो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को समझें तो उसे हम क्या कहेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक। एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो ये दोनों ही कैसे अपवर्तनांक है, आपेक्षिक अपवर्तनांक है, क्योंकि इसमें निर्वात भी नहीं है। तो ANW, क्योंकि यहाँ एयर है, हवा दी हुई है, यहाँ वाटर दिया हुआ है। अगर ये एयर ना होती तो यहाँ निर्वात माना जाता, अगर यहाँ ए नहीं होती तो हम कहते ये कैसा हो जाता, फिर ये कौन सा अपवर्तनांक कहलाता, निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन यहाँ तो एयर और डब्ल्यू दोनों ही दिए हैं, तो ये कौन सा होगा, आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु एयर हो गई, एन अपवर्तनांक और डब्ल्यू जल, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर। तो जैसा कि हमने वहां लिया था, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक NW बटे NA, NW बटे NA, जैसे कि आपने NW बटे NA वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और एक और एग्जांपल समझते हैं हम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो जैसे हमने यहाँ जो W ऊपर लिया था शुद्ध में, ऐसे हम n2 को ऊपर लेंगे बटे फिर n1 लेंगे, यानी पहले जो पीछे वाला होता है वो ऊपर आता है और जो आगे वाला है वो नीचे आएगा। समझ गए होंगे आप, जैसे कि हमने यहाँ लिया था ANW बराबर NW बटे NA, तो 1n2 बराबर n2 अपॉन n1। अब अगर मान लीजिए हम इस सूत्र को, अगर हम इस सूत्र को चाल, प्रकाश की चाल के पदों में व्यक्त करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें n2 और n1 के मान होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले n2 का मान निकालते हैं। चूंकि n2 बराबर n2 क्या है, ये n2 निर्वात में दूसरे माध्यम, ये निर्वात में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। और निर्वात में जो अपवर्तनांक होता था उसे हम क्या कहते थे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते थे, जो निर्वात में होता था। तो हम उसे कैसे डिनोट करते थे, यानी कि जैसे यहाँ किसके सापेक्ष लिया है हमने, यहाँ जल के सापेक्ष, W के सापेक्ष, वहाँ हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष N2 के सापेक्ष ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा C/V2, क्योंकि यहाँ W था तो यहाँ W आ गया। अब हम यहाँ 2 ले रहे हैं तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर V के साथ 2। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो हम मान निकाल रहे हैं, चलिए देखिए N2 बराबर, N2 का मान निकालना हमें निर्वात के सापेक्ष C/V2। ये कैसे आया, मैंने अभी बताया, जो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक था
वो क्या था, निर्वात में, और ये निर्वात ही है क्योंकि ये आगे कोई दिया हुआ ही नहीं है कोई भी माध्यम। तो N2 बराबर C अपॉन V2। समझ गए होंगे आप। अगर फिर समझ में ना आए तो एक बार और बैक करके देखिए और अच्छे से आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। अब हमें N1 का मान चाहिए, तो जैसे हमने यहाँ N2 के संग C अपॉन V2 लिया, ऐसे ही हम N1 के साथ C अपॉन V1 ले लेंगे। अब इन दोनों मानों को हम इसमें रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1N2 इजकल टू C अपॉन ये वाला C अपॉन V2, और ये यहाँ नीचे धर देंगे हम इसमें N1 के मान को और N2 के मान को। दोनों मान हमने नीचे धर दिए। तो यहाँ पर होता क्या है, C से C कट जाएगी, तो 1N2 इजकल टू ये ऊपर पहुंच जाएगा V1 बटे V2। इसका नाम हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। यानी जो प्रकाश की पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के में, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी, वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होगी। अब आप समझ रहे होंगे। एक चीज आपको यहाँ नोट करनी चाहिए, जो हम यहाँ लेते थे 1N2 बराबर, तो ये क्या होता था N2 बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक में क्या होता था N2 बटे N1। लेकिन अगर इसी को हम चाल के पदों में लें, तो फिर ये जो पहला माध्यम है ये ऊपर आ रहा है V1 और ये नीचे आ रहा है, और इसमें ये N2 ऊपर और N1 नीचे। अब आप समझ गए होंगे। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम मान लीजिए, अगर हम इसका, ये तो ऐसे समझिए, यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ ये क्या था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम बात करें इसका ठीक रिवर्स, उल्टे की बात करें, यानी यहाँ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, ये मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। ये मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। अगर इससे पीछे से यहाँ से पढ़िए, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे क्या था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का था, तो पहले एक आगे आ गया था n और 2 पीछे लिखा था। अब मैं कहूँ आपसे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला, तो 2 आगे आएगा और 1 पीछे, ऐसे हमने 2 आगे आया और 1 पीछे लिखा। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसकी चाल क्या हो जाएगी V2 बटे V1, क्योंकि यहाँ पहले माध्यम से दूसरे माध्यम करना हूँ, तो V जो आगे आगे 1 है वो ऊपर आया था, 1 पीछे 2 है तो वो नीचे 2 आया था। और इसमें यहाँ जो 2N और 1 है उसमें क्या है, जो 2 है आगे तो V2 ऊपर और 1 पीछे तो V1 नीचे। इसी की तरह सेम टू सेम जो जैसे मैंने फर्स्ट 1 नंबर समीकरण में बताया था, अब आप समझिए होंगे। एक बार और देख लीजिए, मैं एक बार और बता देता हूँ। 1N2 में क्या होता है, जो पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक लेते हैं हम, तो N2 बटे N1 लेते हैं इस सूत्र से हम। लेकिन अगर हम इस प्रकाश के पदों में लिखेंगे, तो जो जो ये 1 होता है पहले माध्यम का, ये ऊपर आता है, और 2 है जो वो नीचे आएगा, V1 बटे V2। अब आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक की बात करें सेम इसी की तरह, तो V2 बटे V1, ये समीकरण नंबर 2 दे दिया हमने। अब मान लीजिए ये कोई एक दर्पण है, तो
ये कोई प्रकाश की किरण आती है और इसमें टकराने के बाद ये जानी तो ऐसे करके चाहिए, ये जानी तो ऐसे करके चाहिए, यानी कि ये जानी तो ऐसे करके चाहिए, यूं यूं करके जानी चाहिए क्योंकि यूं वन नहीं है इसकी वो, लेकिन ये इधर पहुंच जाती है और फिर दोबारा से इधर विक्षेपित हो जाती है। तो ये पहला माध्यम एयर हो गया वायु, ये दूसरा माध्यम गिलास कांच हो गया और ये फिर से पहले माध्यम में वापस आ जाती है यहाँ पहले माध्यम में एयर में। तो ये दोनों ही माध्यम हम निकाल चुके हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष मान लीजिए ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा और ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला, तो ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जैसा कि हमने ये निकाला तो पहले माध्यम के सापेक्ष और पहला माध्यम ये रहा और इसमें दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, फिर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, हम दोनों ही निकाल चुके हैं। ये जो फिगर है इन पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, ये दोनों ही निकाल चुके हैं। इन दोनों को यहाँ लिख देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 की गुणा करने पर पहले माध्यम वाला हो गया दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक गुणा दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दोनों यहाँ इनटू में लिख लिया हमने, ये वाला पार्ट और ये वाला, सॉरी ये वाला और ये वाला दोनों इनटू में लिख लिए और इधर वाली ये दोनों इनटू में लिख लिए। यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ V1 से V1 कट जाएगा और V2 से V2 कट जाएगा, कितनी बार, एक बार। तो ये का और यहाँ एक बार कटने के बाद जैसे बचेगा क्या 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1 बचा। तो अब हमें 1n2 का मान निकालना है तो इसका हम भाग लगा देंगे यहाँ बट्टे में, तो ये क्या हो जाएगा 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1, यानी जो पहले, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का। इससे ये बात निकल के आती है जो पहले माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक ये, क्योंकि ये दो आगे आ गया एक पीछे पहुंच गया, इसका मतलब ये इसका ठीक क्या उल्टा है रिवर्स, अगर हम इसका रिवर्स करते हैं तो वो इसके बराबर हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ हमने दो माध्यम लिए थे एयर और ग्लास, मान लीजिए तीन हो, यानी एक माध्यम दो माध्यम तीन माध्यम, फिर से उसी में आ जाएगा। मान लीजिए ये तीन माध्यम हो, एक माध्यम होगा दो तीन माध्यम हो गए, कांच गिलास जल हो गया और तुम्हारा कांच हो गया और वायु हो गई, तीन माध्यम ले लेते हैं तब क्या होगा। तो ऐसे ही जैसे हमने यहाँ ये जो मान लिखे थे हम इसी तरह ऐसे इनके मान लिख लेंगे पहले 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी एक आगे आएगा पहले माध्यम की प्रकाश चाल बटे दूसरे माध्यम की प्रकाश चाल, ये लिख लिया इसका ये। अब ये दूसरे माध्यम यानी दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा V2 बटे V3, फिर तीसरे से फिर से पहले में जा रहा है तो यानी 3n1 का क्या हो जाएगा V3 बटे V1, तो ये कट जाएंगे तो क्या आएगा एक बार कट जाएंगे बराबर एक। तो अगर हम 1n2 निकालते हैं तो 1n2 इजकल टू 1 अपॉन ये दोनों वाले ये जो दोनों है ये अपॉन में पहुंच जाएंगे, 1n2 बराबर 1 अपॉन 2n3 गुणा 3n1, तो ये वाला सूत्र निकल के आ जाएगा। और आप अच्छे से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर 1, क्योंकि हमने इसका मान रखा था वो V1 बटे V2 और 2n3 का मान कितना आएगा V2 बटे V3 और 3n1 का मान V3 बटे V1, ये आपस में कट जाएंगे तो एक बार कटेंगे और हमें 1n2 का मान निकालना है तो ये दोनों अपॉन में एक के नीचे पहुंच जाएंगे यहाँ,
तो 1n2 बराबर क्या होता है 2n3 इंटू 3n1। तो आप समझ गए होंगे ये सारे ही ये जो सूत्र हैं ये सारे ही सूत्र आप जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस करोगे तो उनमें ये सारे सूत्र काम आएंगे। एक ये वाला ये सारे ही जो न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने उनमें काम आएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को पॉज करते हैं और मेरा आपसे अनुरोध है जब तक आपको वीडियो समझ में ना आए तब तक आप वीडियो को एक नहीं 2 बार 3